वेलकम ऑन द AIS प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत में शिक्षा का विकास, एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग इंग्लिश एरा। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार से किया गया, अंग्रेजों की क्या पॉलिसी थी, क्या उन्होंने सद्भाव के उद्देश्य से भारत में शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की या अपने कुछ एजेंडे के तहत ये कार्य किया। आज इन्हीं सब पहलुओं पर हम विचार करेंगे। शुरुआती दौर में अगर देखें, जब ब्रिटिश रूल की शुरुआत हुई तो उसके पहले मुगल शासन हिंदुस्तान में था और मुगल शासन के पहले दिल्ली सल्तनत का शासन था। इसका मतलब एक लंबे समय तक मुस्लिम सत्ता हिंदुस्तान में रूल की थी। इसी कारण से भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन बन चुका था। फारसी ऑफिशियल लैंग्वेज होने के कारण जब अंग्रेजी सत्ता भारत में शुरू हुई तो अंग्रेज इसको डिनाई नहीं कर पाए, क्योंकि तुरंत किसी नए सेटअप को स्टैब्लिश करना किसी के लिए एक मुश्किल कार्य था। अंग्रेजों के लिए भी वो कार्य था, मुश्किल था। लेकिन 1773 में जब रियल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हुई, रियल में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट लाया। रेगुलेटिंग एक्ट बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके ऑफिशियल्स को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। लेकिन इसी के साथ ही बंगाल के रास्ते अंग्रेजों ने शासन करना शुरू कर दिया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत न केवल बंगाल में शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई, अंग्रेजी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई, बल्कि भारत में अंग्रेजों को नियंत्रित करने के लिए, अंग्रेजी कानून को लागू करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की भी व्यवस्था की गई। सुप्रीम कोर्ट, इस सुप्रीम कोर्ट में ब्रिटिश लॉ ही लागू होते थे। हालांकि इसके पैरेलल हिंदुस्तान में एक और सत्ता की शुरुआत हुई, जिसको एक और शासन की शुरुआत हुई, एक और जुडिशियल सिस्टम की शुरुआत हुई, जिसको कहा गया कोर्ट ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल। सा परिषद गवर्नर जनरल की न्यायालय। मैंने शासन की बात इसलिए की क्योंकि इस समय न केवल शासन की शुरुआत हुई, बल्कि यह शासन सत्ता कोर्ट के रूप में भी काम करती थी, जिसे कोर्ट ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल कहा गया था। कोर्ट ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल में एक गवर्नर जनरल होता था, जो स्पेशली अभी तक चले आ रहे बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था और उसको सलाह देने के लिए, उसके एड एंड एडवाइस के लिए एक काउंसिल का निर्माण कर दिया गया था। और ये काउंसिल बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बनाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट से ये भी बनाया जा रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट से ये भी बनाया जा रहा है। और यह ना केवल शासन करता था, बल्कि यह कोर्ट का भी काम करता था। इसमें बेसिकली पर्शियन लॉज ही लागू होते थे और दीवानी मामलों में लोकल लॉज को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बेसिकली इंग्लिश लॉ पर ही चलती थी। इसलिए हम कह लेते हैं कि 1773 से कलकत्ता के थ्रू हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने अपने सत्ता की शुरुआत की। जब सत्ता की शुरुआत की तब तो पर्शियन और लोकल लैंग्वेज ही इंडिया में चल रहे थे, लेकिन इनकी मंशा थी कि धीरे धीरे अंग्रेजी कानूनों को, अंग्रेजी लैंग्वेज को, इन सब को इंट्रोड्यूस किया जाए। इन सबके लिए सबसे पहली नीड थी कि इंडियन लिटरेचर को पढ़ा जाए।
इंडियन लिटरेचर को पढ़ करके इंडियन कल्चर को समझा जाए। जब तक रूलर रूल्ड की लैंग्वेज, रूल्ड के कल्चर, इन सबको नहीं समझता, तब तक बहुत ही स्किलफुल रूल नहीं कर सकता। इसका मतलब रूल्ड की लैंग्वेज, रूल्ड की भाषा समझना आवश्यक था। और इसी कड़ी में अंग्रेजों ने एक एक करके प्रयास करने शुरू कर दिए। इस दिशा में सबसे पहला प्रयास जो था, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई 1781 में। कलकत्ता मदरसा का काम ही था कि भारत में जो पर्शियन लिटरेचर है, उस पर्शियन लिटरेचर को पढ़ा जाए, उसको समझा जाए, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए और इंडियन रूल रेगुलेशन सिस्टम को समझ लिया जाए। भारतीयों में ज्यादातर अभी भी हिंदू थे। इस वजह से हिंदुओं के कल्चर को भी समझना बहुत आवश्यक था। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लंदन से वारेन हेस्टिंग्स ने सर विलियम जोन्स को बुलाया, जो एक बहुत बड़े ओरिएंटलिस्ट थे, यानी भारतीय भाषाओं के जानकार थे, भारतीय संस्कृति को समझते थे। उनको लंदन से बुलवाया और उनके प्रोटेक्शन में, उनके अंडर में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करके उन्होंने हिंदू कल्चर को समझने की कोशिश की और फिर हिंदुस्तान के कल्चर को समझ करके अंग्रेजी भाषा को स्टेप बाय स्टेप, अंग्रेजी ट्रेडिशन को स्टेप बाय स्टेप इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया। और इसी कड़ी में हम देखते हैं 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 1804-5 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, 1823 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाए गए। ये सब चल ही रहा था। लेकिन भारत में शिक्षा के विकास के लिए जो सबसे पहला एफर्ट अंग्रेजों का रहा, वो सरकारी एफर्ट नहीं था, वो प्राइवेट एफर्ट था, जो मिशनरियों ने शुरू किया। यानी मिशनरियों के या अंग्रेजी लोगों के द्वारा हिंदुस्तान में प्राइवेट शिक्षा को इंट्रोड्यूस करके वेस्टर्न एजुकेशन को कंटिन्यू करने की कोशिश की गई। सरकारी दिशा में अगर देखा जाए तो यह पहला प्रयास 1813 के चार्टर से आया। 1813 के चार्टर एक्ट से यह कह दिया गया कि हिंदुस्तान में शिक्षा के विकास के लिए हम 1 लाख रुपीज पर एनम खर्च करेंगे। 1 लाख रुपीज पर एनम खर्च करने की व्यवस्था की गई। बेसिकली ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं किया, जिसने हिंदुस्तान में आकर के ट्रेड किया, हिंदुस्तान से लाभ प्राप्त किया, हिंदुस्तान में मेल प्रैक्टिसेस शुरू करके हिंदुस्तान का शोषण करके धन कमाया। उसको इंस्ट्रक्शन मिला ब्रिटिश पार्लियामेंट से कि आप हिंदुस्तान के एजुकेशन पर 1 लाख रुपीज पर एनम खर्च करिए। लेकिन इस दिशा में कोई बड़ा डायरेक्शन नहीं था। इस दिशा में डायरेक्शन ना होने के कारण बहुत ऑर्गेनाइज तौर से 1813 में यह कार्य शुरू नहीं हो पाया। 1813 में चूंकि यह व्यवस्था तो दे दी गई थी, लेकिन कोई स्पष्ट प्लान नहीं था कि कैसे खर्च करना है, किस प्रकार से इंडिया के लोगों को एजुकेट करना है, किस प्रकार से इंडिया में एजुकेशन को डेवलप करना है। इन सब पर कोई प्लान नहीं, कोई योजना नहीं है। इसी वजह से ये 20 सालों तक नहीं हो पाया। 1833 में जब
अगला चार्टर एक्ट आया, 1833 का चार्टर एक्ट आया। तो उस चार्टर एक्ट के प्लान में एक विशेष व्यवस्था की गई इंडिया के एजुकेशन की। शायद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों पर एक दबाव भी था। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था और 1833 के चार्टर एक्ट से ये तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल हो गया, यानी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बन गया। इसने कहा कि हम हिंदुस्तान में एडुकेशन रिफॉर्म करेंगे। एडुकेशन रिफॉर्म करने के लिए इसने एडुकेशन इंस्ट्रक्शन कमेटी की मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में दो तीन बातों पर विचार करना था। पहली बात पर विचार तो यह करना था कि हिंदुस्तान में किस प्रकार के एजुकेशन सिस्टम को लागू किया जाए। क्या ओरिएंटल एजुकेशन सिस्टम या वेस्टर्न मींस एंग्लिकन एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए। दूसरा, इनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, पढ़ाए जाने की भाषा क्या होनी चाहिए, इस पर विचार करना था। और तीसरा, सरकारी अनुदान का प्रयोग किस प्रकार की एजुकेशन सिस्टम पर किया जाए, इस पर विचार करना था। पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी ने विचार जब किया तो पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी दो इक्वल स्ट्रेंथ में डिवाइड हो गई, यानी पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी was divided into two equal strength। जेम्स प्रिंसेप और विल्सन जैसे लोगों ने प्रिंसेप एंड विल्सन जैसे लोगों ने कहा, नहीं, भारत में शिक्षा की व्यवस्था की जानी है तो भारत की ही शिक्षा लागू की जानी चाहिए। ओरिएंटल एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। यह उनको समझना आसान होगा और यह ज्यादा फ्रूटफुल होगा। लेकिन कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं थे, स्पेशली राम मोहन राय जो इंडियन हैं और इनके जैसे कुछ और उदारवादी लोग। इसके साथ ही ट्रेवेलियन ये कह रहे हैं, नहीं, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के एजुकेशन के थ्रू भारत में सुपरस्टिशंस, एब्यूजेस, अंधविश्वास ये सब इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। इसलिए वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाए, जो ज्यादा लॉजिकल और साइंटिफिक है, वो ज्यादा फायदेमंद होगा। ये इनके अपने अपने तर्क हैं। Thus, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट डिस्प्यूट was क्रिएटेड, यानी इस प्रकार से आंग्ल प्राच्यविद और आंग्ल प्राच्यविद विवाद पैदा हो गया। इस विवाद के निदान के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले की लीडरशिप में एक कमेटी बना दी। लॉर्ड मैकाले ने उस कमेटी की हेडशिप करते हुए रेकमेंड किया कि पहला नंबर तो एंग्लिकन एजुकेशन सिस्टम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, यानी आंग्ल शिक्षा पद्धति लागू की जा सकती है, की जानी चाहिए, नंबर एक। दूसरा, लोकल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, ये तो लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, लेकिन हायर एजुकेशन और हायर कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश ही होनी चाहिए। यानी जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसमें मीडियम ऑफ एजुकेशन इंग्लिश कह दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी। 1835 में
लॉर्ड विलियम बेंटिक की कमेटी ने इसे एक्सेप्ट कर दिया। Thus, modern education system was introduced in India. Hence, Lord Macaulay is considered as father of modern education system. इसी वजह से लॉर्ड मैकाले को आधुनिक शिक्षा का जनक कह दिया जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि लॉर्ड मैकाले को आधुनिक शिक्षा का जनक कहा गया। फिर लॉर्ड मैकाले के बाद लॉर्ड ऑकलैंड का जब टाइम पीरियड आया तो उसने इंट्रोड्यूस कर दिया इस एजुकेशन सिस्टम। लेकिन बताते ही चले, लॉर्ड मैकाले ने कह दिया था सबको एडुकेट करने की जरूरत नहीं है, सबको शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, केवल अपर क्लास को एजुकेट किया जाए, लोअर क्लास तक छन छन करके ये निम्न लोगों तक पहुंचेगी। यानी फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी was introduced in education. ये ठीक नहीं था। शिक्षा सबके लिए ओपन होनी चाहिए थी। ठीक है, जो कैपेबल होगा, जिसमें कैलिबर होगा वो आगे आएगा, लेकिन किसी के लिए रोकना ठीक नहीं था। इस वजह से ये शिक्षा पद्धति ठीक तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इंट्रोड्यूस हो गई। इसके बाद शिक्षा पर जो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव प्रयास किया गया वो चार्ल्स वुड डिस्पैच के थ्रू किया गया। वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड बहुत बड़े विचारक थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर थे, प्रशासक मंडल जो लंदन में थे उसका मेंबर थे। इन्होंने हिंदुस्तान पर एक कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी को रेकमेंड किया। इतनी बड़ी एजुकेशन पॉलिसी थी कि प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी लेवल तक के एजुकेशन को इसमें रेकमेंड किया गया था। इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी ये, यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक, प्राइमरी से लेकर एजुकेशन। प्राइमरी में ये कहा गया कि लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाए, जो दूसरे लेवल की एजुकेशन है, जूनियर लेवल की, हाई स्कूल लेवल की, इंटरमीडिएट लेवल की, ये एजुकेशन एंग्लो वर्नाकुलर होना चाहिए और बड़े बड़े शहरों में गवर्नमेंट कॉलेजेस खोले जाने चाहिए, जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल खोले जाने चाहिए, और जो तीनों प्रेसिडेंसियां हैं उन प्रेसिडेंसियों में यूनिवर्सिटीज ओपन किए जाने चाहिए। यूनिवर्सिटी लेवल तक की बात इन्होंने की। और इसी रिपोर्ट के आने के बाद, इसी डिस्पैच के आने के बाद तीनों प्रेसिडेंसियों में 3 यूनिवर्सिटीज ओपन किए गए, जो लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर ओपन किए गए थे। समय बदला, धीरे धीरे ये देखा गया कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन तो ठीक चल रहा है, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन ठीक नहीं चल रहा है। तो इन सब में कैसे मेल बनाया जाए, इसके लिए एक हंटर कमेटी बनाई गई, हंटर कमीशन बनाया गया। हंटर कमीशन से यह कहा गया कि आप भारत में शिक्षा के विकास के लिए अपनी अनुशंसाएं दीजिए। इसने अनुशंसाएं दी तो देखा यह गया कि प्राइमरी एजुकेशन तो अच्छी स्थिति में जा रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी एजुकेशन पीछे आने लगा। फिर उसके बाद में उसको ठीक करने के लिए 1902 में रैले कमीशन बनाया गया। रैले कमीशन, रैले कमीशन से यह कहा गया कि आप रेकमेंड कीजिए कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। रैले कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी और उस रिकमेंडेशन को 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 बना दिया गया। बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव व्यवस्था थी, जिससे यूनिवर्सिटी एजुकेशन काफी अच्छा रहा। फिर आगे चल करके सैडलर कमीशन बना, सार्जेंट योजना आई शिक्षा की, हार्टुंग एजुकेशन कमेटी बना, और फिर राधा कृष्णन कमेटी बना, फिर कोठारी कमीशन बना, और इस प्रकार से आजादी तक ये बहुत सारी शिक्षा व्यवस्थाएं
चलती रही। शिक्षा के मार्ग में जो बाधाएं थी उनको दूर करने के लिए समय समय पर इस प्रकार से अनुशंसाएं आती रही। ये एक क्रक्स था जो हमने आपको बताया। अब हम स्टेप बाय स्टेप लिखते चलेंगे और लिखते लिखते भी समझते चलेंगे। तो कॉपी ओपन कर लीजिए और शुरू कर दीजिए लिखना। हेडिंग डाल लीजिए डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया या ड्यूरिंग इंग्लिश एरा। कंटिन्यू। हायर एजुकेशन was limited to the study of classical Sanskrit, Arabian and Persian at the time of establishment of British Empire in India। बंगाल में ब्रिटिश शक्ति की स्थापना के समय उच्च शिक्षा संस्कृत, अरबी तथा फारसी के अध्ययन तक ही सीमित थी। नेटिव लैंग्वेज वर नेग्लेक्टेड। देसी भाषा का प्रयोग नगण्य था, नहीं के बराबर था। पैराचेंज। British government was almost negligibly interested for the development of education। ब्रिटिश सरकार शिक्षा के विकास में कोई रुचि नहीं ले रही थी, यानी शिक्षा के विकास पर उसकी कोई रुचि नहीं थी। पैराचेंज। वारेन हेस्टिंग्स established Calcutta Madrasa in 1781। वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। सर विलियम जोन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784 एट कैलकाटा एंड जोनाथन डंकन, resident of Varanasi, started a Sanskrit college at Varanasi in 1792। सर विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और वाराणसी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने 1792 में वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज शुरू किया। अब आप देखिए तीनों संस्थाएं, कलकत्ता मदरसा ये पर्शियन लिटरेचर की स्टडी करती थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता बंगाल ये देसी लैंग्वेज पर स्टडी करती थी, जोनाथन डंकन की संस्था संस्कृत कॉलेज संस्कृत लिटरेचर की स्टडी करके इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इनको समझने की कोशिश कर रही थी कि भारतीय संस्कृति का नेचर क्या है, भारत के लोग सोचते कैसे हैं, इनको कैसे हैंडल करा जा सकता है, हैंडल करना किस प्लान के तहत संभव होगा। इन सब चीजों को समझने के लिए इन्होंने इस तरह के प्रयास करने शुरू किए। पैरा चेंज करिए। द आइडिया ऑफ ओपनिंग स्कूल्स फॉर इंग्लिश लर्निंग एट फर्स्ट स्ट्रोक टू द माइंड ऑफ चार्ल्स ग्रांट। पहली बार अंग्रेजी सीखने के लिए स्कूल खोलने का विचार चार्ल्स ग्रांट के मस्तिष्क में आया। चार्ल्स ग्रांट मेड एन अनसक्सेसफुल एफर्ट टू कन्विंस द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। चार्ल्स ग्रांट ने
हाउस ऑफ कॉमन्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समझाने का असफल प्रयत्न किया। उन दिनों कंपनी को गवर्न करने का काम कर रही थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए प्लान बनाने का काम संसद कर रही थी, अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स कर रही थी। चार्ल्स ग्रांट ने दोनों को समझाने की कोशिश की कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन इस बात को ना तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स समझा और ना ही हाउस ऑफ कॉमन्स ने, यानी चार्ल्स ग्रांट का प्रयास असफल रहा। लेकिन बात उठाई गई है, और जब बात उठती है तो बात आगे तक जाती भी है। ये हमेशा सच होता है, बात अब आगे जाएगी। हो सकता वो इंडिविजुअल एफर्ट से हो, तब सरकारी स्तर पर पहुंचे, लेकिन जाएगी। पैरा चेंज करिए। क्रिश्चियन मिशनरीज took the responsibility of this task to complete in Madras and Bengal. ईसाई मिशनरियों ने मद्रास और बंगाल में इस कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी ली। These missionary schools were established with government aid. ये मिशनरी स्कूल सरकारी सहायता से स्थापित किए गए। सरकारी सहायता से स्थापित किए गए। पैराचेंज। विलियम केरी, a cobbler by profession, and his friends opened schools without aid of government in India. They published the translation of Bible in Bengali. विलियम केरी, जो पेशे से एक मोची थे, और उनके मित्रों ने भारत में सरकार की सहायता के बिना पश्चिमी पद्धति पर स्कूल खोले। उन्होंने बंगाली में बाइबल का अनुवाद भी प्रकाशित किया। उन्होंने बंगाली में बाइबल का अनुवाद भी प्रकाशित किया। पैराचेंज। अभी हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट के लेवल पर पहला एफर्ट 1813 में हुआ, तो अब हम 1813 पर आते हैं। लिखिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 proclaimed that company should suggest the measures for the entry of applied knowledge for religious and moral progress. 1813 के चार्टर अधिनियम ने घोषणा की कि कंपनी को व्यवहारिक ज्ञान, धार्मिक और नैतिक विकास के लिए सुझाव मिलना चाहिए। सुझाव मिलना चाहिए और भारतीयों को इस पर सुझाव देना भी चाहिए। ये कंपनी का मानना था। ये कंपनी अधिनियम के थ्रू हाउस ऑफ कॉमन्स का मानना था। It was ordered that at least a sum of rupees 1 lakh should be separated annually and it should be invested in education. हाउस ऑफ कॉमन्स ने आदेश दिया कि सालाना कम से कम 1 लाख रुपए अलग करके
भारतीय शिक्षा में निवेश किया जाना चाहिए। भारतीय शिक्षा में निवेश किया जाना चाहिए, यानी यह ब्रिटेन की संसद ने कंपनी को आदेश दिया। पैराचेंज। In 1823, a committee on public education was appointed in Bengal, and then steps were taken to start a Sanskrit college at Calcutta. 1823 में बंगाल में सार्वजनिक शिक्षा पर एक समिति नियुक्त की गई। एक समिति नियुक्त की गई और फिर कलकत्ता में एक संस्कृत कॉलेज शुरू करने के लिए कदम उठाए गए। और फिर कलकत्ता में एक संस्कृत कॉलेज शुरू करने के लिए कदम उठाए गए। पैराचेंज। पब्लिक एजुकेशन कमेटी यानी पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी was spending its money in publishing Sanskrit, Arabian and Persian books and carrying Sanskrit college and madrasas. लोक शिक्षा समिति संस्कृत, अरबी और फारसी पुस्तकों के प्रकाशन और संस्कृत कॉलेज और मदरसा चलाने में धन खर्च कर रही थी। On the other hand, the missionaries started schools and colleges for Western type of education with aid to liberal Indians and established a school book society for selling of books. दूसरी ओर मिशनरियों ने उदार भारतीयों की सहायता से पश्चिमी शिक्षा पद्धति पर स्कूल और कॉलेज प्रारंभ किए और किताबों की बिक्री के लिए स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की। Parachute. Very soon, modern thoughts influenced public education committee too. शीघ्र ही आधुनिक विचारों ने लोक शिक्षा समिति को भी प्रभावित किया। आधुनिक विचारों ने लोक शिक्षा समिति को भी प्रभावित किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में यह धीरे धीरे प्राच्यवादियों और आंग्लवादियों के बीच विभाजित हो गया। Gradually, it splitted into Orientalists and Anglicists during the time period of Lord William Bentinck. अभी जो हम बात कर रहे थे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में भारत में पश्चिमी शिक्षा लागू की जाए या भारत की ओरिएंटल एजुकेशन लागू किया जाए, इस पर विचार विमर्श करते करते
पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई, दो इक्वल स्ट्रेंथ में डिवाइड हो गई। दस एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट डिस्प्यूट वाज क्रिएटेड। पैराचेंज। Anglicists wanted that money from public funds should be spent for the promotion of modern Western studies. आंग्लवादी चाहते थे कि लोक निधि से प्राप्त धन को आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खर्च किया जाए। Naturally, this could benefit only a limited number of students, but they claimed that finally this knowledge would reach the people through native literature. स्वाभाविक रूप से यह केवल सीमित संख्या में छात्रों को लाभान्वित कर सकता था, लेकिन उनका दावा था कि अंततः यह ज्ञान देशी साहित्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा, देशी साहित्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा। यह अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत था। यह अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत था जिसका आंग्लवादियों ने समर्थन किया था। इसका मतलब यह है, आंग्लवादी क्या कहते थे कि ऊपर की क्लास के लोगों तक एजुकेशन जाना चाहिए पहले, और ये धीरे धीरे ट्रिकल डाउन होकर के नीचे के लेवल तक पहुंचेगा। यानी डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी इन एडुकेशन वाज रिकमेंडेड बाय द एंग्लिसिस्ट। इसी को अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत कहा गया। पैराचेंज। Anglicists got strength with the appointment of famous missionaries Alexander Duff in Public Education Committee. लोक शिक्षा समिति में प्रसिद्ध मिशनरी अलेक्जेंडर डफ की नियुक्ति से आंग्लवादियों को बल मिला। आंग्लवादियों को बल मिला। ये मिशनरी थे, ईसाई थे, अलेक्जेंडर डफ। इन्होंने एंग्लिसिस्ट एडुकेशन को ही प्रमोट किया। चूंकि ये डोमिनेंट थे पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी में, इसलिए इनकी बात मानी जानी स्वाभाविक थी। पैरा चेंज करिए। दिस ग्रुप ट्रायम्फ्ड फर्स्टली विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज एट कैलकाटा इन 1835 बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस समूह की जीत सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ हुई। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ हुई। Orientalists finally got defeated with the appointment of new law member Macaulay as the president of the committee. समिति के अध्यक्ष के रूप में नए विधि सदस्य यानी लीगल एडवाइजर थे। नए विधि सदस्य मैकाले की नियुक्ति से प्राच्यवादी अर्थात ओरिएंटलिस्ट
अंततः हार गए, यानी देसी शिक्षा वाले हार गए। देसी शिक्षा नहीं मानी गई। जो अभी कहानी हमने बताई थी, क्रक्स वही है। पैराचेंज। मैकाले considered Oriental learning completely inferior than European learning. मैकाले का मानना था कि प्राच्य शिक्षा यूरोपीय शिक्षा से कमतर है। यूरोपीय शिक्षा से कमतर है। मैकाले said, one bookshelf of European library equals all the learning of the East. मैकाले ने कहा कि यूरोपीय पुस्तकालय का एक बुक शेल्फ पूर्व की सभी शिक्षाओं के बराबर है। पूर्व के सभी शिक्षाओं के बराबर है। फुल स्टॉप। ऑन 7th March 1835, the council decided to spend money of public fund for English education. 7 मार्च 1835 को, डेट कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 1835, मार्च 1835 आप लिख सकते हैं। मार्च 1835 में परिषद ने अंग्रेजी शिक्षा के लिए लोक निधि का धन खर्च करने का फैसला लिया। अब यानी पब्लिक फंड अर्थात सरकार जो पैसा देगी वह वेस्टर्न एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा, हिंदुस्तान की देशी शिक्षा पर नहीं खर्च किया जाएगा। इसका मतलब अब हमारे देश में इंग्लिश महत्वपूर्ण हो गया और आज तक आप देखिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। पैरा चेंज करिए। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड हार्डिंग, a rule was made to fulfill vacancies. हार्डिंग के कार्यकाल में रिक्तियों को भरने का नियम बनाया गया। According to it, public jobs had to be fulfilled by open competition conducted by Education Council, where knowledge of English was preferred. इस नियम के अनुसार शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगिता से सरकारी नौकरियों को भरा जाना था। सरकारी नौकरियों को भरा जाना था जहां अंग्रेजी के ज्ञान को प्राथमिकता दी जाती थी। जहां अंग्रेजी के ज्ञान को प्राथमिकता दी जाती थी। पैराचेंज। Thus, English education was made the hall ticket for higher posts available for Indians, which finally assured the progress of English. इस प्रकार भारतीयों के लिए उपलब्ध रिक्त पदों के लिए अंग्रेजी शिक्षा को हॉल टिकट बना दिया गया, जिससे अंततः अंग्रेजों की प्रगति ही सुनिश्चित हुई। अंग्रेजों की प्रगति ही सुनिश्चित हुई। पैराचेंज। चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ 1854 ब्रैकेट में वुड वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओसी प्रशासक मंडल जो अभी हमने बताया था, ब्रैकेट क्लोज, पुट द फाउंडेशन
on which the education system of British India developed. 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच ने वह नींव रखी जिस पर भारत की शिक्षा प्रणाली विकसित हुई। भारत की शिक्षा प्रणाली विकसित हुई। चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। इट वॉज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसे भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। पैराचीज मेन वर्च्यू ऑफ वुड्स डिस्पैच was a systematically arranged education system from lowest to higher stage. वुड डिस्पैच की मुख्य विशेषता थी निम्नतम यानी प्राइमरी से लेकर उच्चतर स्तर तक व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली यानी यूनिवर्सिटी लेवल तक। प्राइमरी स्कूल्स, हायर स्कूल्स ऑल वर लिंक्ड टू हायर स्टेज। प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय सभी को उच्च स्तर के शिक्षा से जोड़ा गया, यूनिवर्सिटी से जोड़ा गया। बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी थी। हमने डिस्कस करते समय इस पर चर्चा की थी। पैराचेंज अ रेगुलर सिस्टम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फॉर एडवांस स्टडीज was introduced. मेधावी छात्रों के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति की एक नियमित प्रणाली शुरू की गई। There was a provision of government aid for the education institutions established by personal efforts. व्यक्तिगत प्रयासों से स्थापित शिक्षण संस्थानों के लिए सरकारी सहायता का प्रावधान था। सरकारी सहायता का प्रावधान था। पैराचेंज टू मीट दीज ऑब्जेक्टिव्स a special department of education had to be opened in every state. इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा विभाग खोलने का निर्णय लिया गया। फुल स्टॉप। To formulate higher education, a university in every presidency was proposed. उच्च शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा गया। हम आपको बता चुके हैं कि इसी की रिकमेंडेशन के बाद तीनों प्रेसिडेंसियों में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में एक एक यूनिवर्सिटी खोली गई। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर। पैराचेंज करिए। वुमेन एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज इन एजुकेशन एंड टीचर्स ट्रेनिंग वर फैसिलिटेटेड। नारी शिक्षा, शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल दिया गया। बहुत आवश्यक था, बल दिया गया। पैराचेंज every district had to have the schools and it was said that Indian language should be medium of education. हर जिले में स्कूल
और भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम होना प्रस्तावित था। ये चार्ल्स वुड डिस्पैच का प्रोग्राम है। चार्ल्स वुड डिस्पैच में ये सारी बातें कही जा रही हैं। पैरा फिर चेंज करिए। लॉर्ड डलहौजी executed the policy declared in this dispatch without delay। लॉर्ड डलहौजी ने वुड डिस्पैच में घोषित नीति को तुरंत क्रियान्वित किया। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एजुकेशन was established in every province। प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग स्थापित किया गया। प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग स्थापित किया गया। The first University of India established at Calcutta in 1857 and 4 new universities started in Bombay, Madras, Lahore and Allahabad between 1857 to 1887। 1857 में भारत का पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता में खोला गया और 1857 से 87 के बीच बॉम्बे, मद्रास, लाहौर और इलाहाबाद में 4 नए विश्वविद्यालय स्थापित हुए। बताते चलें, 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास तीनों में स्टैब्लिश हो गया था और बाद में इलाहाबाद और लाहौर में भी विश्वविद्यालय खोले गए। पैरा चेंज करिए, अगली हेडिंग डाल लीजिए, हंटर एजुकेशन कमीशन। वी हैव डिस्कस्ड कि चार्ल्स वुड डिस्पैच में जब हमने देखा कि प्राइमरी एजुकेशन इसके बाद पीछे जा रही है, तो एक हंटर कमीशन बनाया गया कि किस प्रकार से शिक्षा को और आगे बढ़ाया जा सकता है। ये 1882 की बात है और इस समय भारत का वाइसराय गवर्नर जनरल था लॉर्ड रिपन। हेडिंग डाल लिया, लिखिए, W. Hunter Commission was appointed to review the progress in education after 1854। 1854 के बाद शिक्षा में प्रगति की समीक्षा के लिए W. हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। It had to constrain itself only for primary and secondary education inspection, not that of universities। इसे केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के निरीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना था, विश्वविद्यालय के नहीं। इसने जो सुझाव दिए उनको लिखिए, इट्स रिकमेंडेशंस वर, इसके सुझाव थे, डैश नंबर 1, गवर्नमेंट शुड केयर फॉर इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर ध्यान देना चाहिए, यानी प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए। दिस एजुकेशन शुड बी इन लोकल लैंग्वेज एंड यूजफुल सब्जेक्ट्स। यह शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषयों में होनी चाहिए। पर्सनल इनिशिएटिव्स शुड बी वेलकम्ड। पर्सनल इनिशिएटिव्स शुड बी वेलकम्ड। व्यक्तिगत
पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। Primary education should be given under newly established districts and town board for which they could impose taxes. नव स्थापित जिला एवं नगर बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए जिस पर कर लगाना संभव हो सके। दूसरा पॉइंट, सेकेंडरी एजुकेशन should comprise of two parts, one with literary education and other with professional education. माध्यमिक शिक्षा में दो भाग होने चाहिए, एक साहित्यिक शिक्षा और दूसरी व्यावसायिक शिक्षा। तीसरा पॉइंट, गवर्नमेंट शुड सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम सेकेंडरी एंड कॉलेज एजुकेशन। सरकार को माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा से खुद को अलग कर लेना चाहिए। चौथा पॉइंट, द कमीशन रेकमेंडेड टू इनहेंस कॉमन एजुकेशन टू वुमेन एजुकेशन। कमीशन को यानी आयोग को स्त्री शिक्षा के बढ़ावा देने पर अनुशंसा करनी चाहिए। अनुशंसा करनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब हम लोग नए कमीशन की तरफ चलेंगे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, अभी हमने बताया था कि 1902 में रैले कमीशन बनाया गया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन रिफॉर्म के लिए, और उस रैले कमीशन से ये कहा गया था कि आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन के डेवलपमेंट पर रिकमेंडेशन दीजिए। उसकी रिकमेंडेशन को ही 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना दिया गया था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 बना दिया गया था। हम उसी की बात करने जा रहे हैं, नोट करिए। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। कंटिन्यू। Curzon appointed a commission under Sir Thomas Raleigh, on whose recommendations Indian University Act 1904 was passed. लॉर्ड कर्जन ने सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक कमीशन का निर्माण किया था। जिसकी अनुशंसा पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। नीचे लिखिए पैरा चेंज करके, मेन चेंजेज इनकॉर्पोरेटेड वर, प्रमुख सुझाव निम्नलिखित थे, डैश कर दीजिए। नंबर 1, universities should manage the appointment of professors and lecturers and take burden of teaching to students on them. विश्वविद्यालयों को प्रोफेसरों और व्याख्याताओं की नियुक्ति का प्रबंध करना चाहिए।
और छात्रों के शिक्षण का बोझ उठाना चाहिए। छात्रों के शिक्षण का बोझ उठाना चाहिए। दूसरा पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ फेलोज ऑफ यूनिवर्सिटी should be between 50 to 100 with a tenure of 6 years. विश्वविद्यालयों के अध्येताओं की संख्या यानी रिसर्च फेलोज, अध्येताओं की संख्या 6 वर्ष के कार्यकाल के साथ 50 से 100 के बीच होनी चाहिए। नंबर 3, फेलोज मस्ट बी गवर्नमेंट अपॉइंटीज। अध्येताओं की सरकारी नियुक्ति होनी चाहिए। नंबर 4, government control on universities increased and veto awarded to proposal passed by Senate. विश्वविद्यालयों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया गया और सीनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को वीटो कर दिया गया। वीटो दिया गया। सीनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को वीटो दिया गया, यानी जो पारित प्रस्ताव था वो वीटो कर सकता था। पांचवां पॉइंट, नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस kept under stringent government control and terms of affiliation to universities were made tough. गैर सरकारी कॉलेजों को कड़े सरकारी नियंत्रण में रखा गया और विश्वविद्यालयों से संबद्ध शर्तों को सख्त बनाया गया। सिक्स्थ पॉइंट, गवर्नर जनरल was authorized to decide the territorial limit of universities. गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमा तय करने का अधिकार दे दिया गया। तय करने का अधिकार दे दिया गया। पैराचेंज। अब एक नया प्रयास किया जा रहा है 1917 में सैडलर कमीशन, चाहे आप हेडिंग डाल लें सैडलर कमीशन। In 1917, Sadler Commission accepted the fact that because of the Act of 1904, 1917 में सैडलर आयोग ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि 1904 के अधिनियम के कारण विश्वविद्यालय पूरी तरह से सरकारी विश्वविद्यालय बन गए। Indian universities became completely government universities in the world. अभी जब हम सैडलर कमीशन के बारे में स्पेशली बात करेंगे तो ये चीज दिखेगी आपको। अगर सैडलर कमीशन हेडिंग डाल लिए हो तो उसी के नीचे पैरा चेंज करा के लिखवा देंगे, नहीं डाले हो तो आगे डाल के लिखेंगे। पैरा चेंज करिए। गवर्नमेंट did not accept the principle of compulsory education by the proposal of Feb 21, 1913। सरकार ने 21 फरवरी 1923 के प्रस्ताव द्वारा अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को नहीं बल्कि निरक्षरता उन्मूलन की नीति को स्वीकार किया, but accepted the policy of eradication illiteracy. It inspired the provincial governments,
that they should arrange free education to the poor and more backward classes of the society. इसने प्रांतीय सरकारों को प्रेरित किया कि वे समाज के गरीब और अधिक पिछड़े वर्ग के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करें। इसका मतलब 1904 के बाद 1913 में एक प्रपोजल लाया गया और उस प्रपोजल के तहत ये कह दिया गया कि हमारा उद्देश्य अनिवार्य शिक्षा ही नहीं है, हमारा उद्देश्य निरक्षरता उन्मूलन होना चाहिए और राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि सभी लोग शिक्षित हो सके, जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनको भी फ्री में एजुकेशन दिया जाए। और 1904 में की रिकमेंडेशन को सैडल कमीशन ने भी स्वीकार कर लिया। तो ये खास बात थी। अब हम लोग सैडलर कमीशन की बात करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917। अगर आप पहले ही हेडिंग डाल लिए हो तो पैरा चेंज करके लिख लेंगे। लिखिए, सैडलर कमीशन इंक्लूडेड 2 इंडियन मेंबर्स, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी एंड जियाउद्दीन अहमद। सैडलर कमीशन में 2 भारतीय सदस्य थे, डैश डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। वाइस चांसलर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, मिस्टर ई सैडलर वाज प्रेसिडिंग इट। लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति श्री ई सैडलर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, सैडलर कमीशन की। कमीशन व्यूड दैट टू रिफॉर्म द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी रिफॉर्म्ड। आयोग का विचार था कि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिए। पैरा चेंज। अब इनके रिकमेंडेशंस क्या हैं सैडलर कमीशन के? पैरा चेंज करके लिखिए। पहला पॉइंट सैडलर कमीशन के, चाहे एक छोटा सा एक लाइन और जोड़ लें, सैडलर कमीशन की अनुशंसाएं, रिकमेंडेशंस ऑफ सैडलर कमीशन। नंबर 1, स्कूल एजुकेशन शुड बी ऑफ 12 ईयर्स। स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। Suggested the board for secondary and post secondary education। माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक शिक्षा के लिए बोर्ड का सुझाव दिया गया। नंबर 3, 3 years education should be for the bachelor degree। स्नातक की डिग्री के लिए 3 साल की शिक्षा होनी चाहिए। 3 साल की शिक्षा होनी चाहिए। नंबर 3, in place of old affiliated universities where colleges were far and wide, unitary residential teaching and autonomous institutions should be constituted। पुराने संबद्ध विश्वविद्यालयों के स्थान पर जहां कॉलेज दूर थे, एकात्मक आवासीय शिक्षण और स्वायत्त संस्थानों का
गठन किया जाना चाहिए। गठन किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट, देयर शुड बी एक्सपेंशन ऑफ फैसिलिटीज फॉर विमेन एडुकेशन। चौथा पॉइंट, महिला शिक्षा के लिए सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। A special board should be constructed in University of Calcutta for women education. महिला शिक्षा के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक विशेष बोर्ड का निर्माण किया जाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, plenty of facilities should be provided for teachers training. शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भरपूर सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। भरपूर सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। नंबर 6, यूनिवर्सिटीज शुड अरेंज द सिलेबस इन अप्लाइड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज। विश्वविद्यालयों को व्यवहारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पाठ्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए। पैराचेंज, एज पर द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919, Department of Education was given under the control of publicly elected ministers. पैराचेंज, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत शिक्षा विभाग को सार्वजनिक रूप से निर्वाचित मंत्री के नियंत्रण में दिया गया। शिक्षा के लिए केंद्रीय सहायता बंद कर दी गई। सेंट्रल एड फॉर एजुकेशन वाज सीज्ड, यानी सेंट्रल एड को बंद कर दिया गया। पैराचेंज, अगला हेडिंग, हार्टुंग कमेटी 1929। An assistance committee under Sir Philip Hartung was formed in 1929। 1929 ईस्वी में सर फिलिप हार्टुंग के अधीन एक सहायता समिति नियुक्त की गई, जिसने निम्नलिखित सिफारिशें की। which recommended dash number 1, it emphasized the national importance of primary education। इसने प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया। नंबर 2, student with rural tendencies should be stopped at middle school level। ग्रामीण प्रवृत्ति वाले छात्रों को माध्यमिक विद्यालय स्तर पर रोका जाए। They should be taught in professional and industrial education। उन्हें पेशेवर और औद्योगिक शिक्षा दिया जाए। देखिए, ग्रामीण प्रवृत्ति के जो स्टूडेंट हैं उनको हायर एजुकेशन की तरफ ना दिया जाए, उन्हें इंडस्ट्रियल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ मोड़ दिया जाए, जिससे उनको रोजी रोटी मिल जाए। नंबर 3, यूनिवर्सिटी शुड ओनली enter the eligible students। Universities should only enter the eligible students। विश्वविद्यालयों को केवल
पात्र छात्रों को ही प्रवेश देना चाहिए। यानी हायर एजुकेशन रोक दिया गया ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों के लिए, क्योंकि उनकी बेसिक एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं होती। यही कहते हैं कि शिक्षा में अंग्रेजों की भांति व्यवहार किया जा रहा है। अगला हेडिंग डाल लीजिए, वर्धा एजुकेशन कमीशन 1937। गांधी जी का ये शिक्षा योजना है। लिखिए, मेनी आर्टिकल्स रिटन बाय गांधी जी ऑन एजुकेशन इन हरिजन, हरिजन पत्र था गांधी जी का, इन हरिजन वर कंबाइंड विद द प्लान ऑफ एजुकेशन presented by him in the All India Education Conference held in Wardha in 1937। गांधी जी द्वारा हरिजन पत्र में शिक्षा पर लिखे गए अनेक लेखों को 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया, जिसमें बुनियादी शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया था। वर्धा शिक्षा योजना की निम्न बातें थीं। द वर्धा प्लान was presented in which the following were the main points। पहला पॉइंट, there should be a system of free and compulsory education for the children of 7 to 14 years। 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। नंबर 2, द मीडियम ऑफ एजुकेशन शुड बी द मदर टंग सो दैट द स्टूडेंट कैन बिकम सेल्फ रिलायंट। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थी स्वावलंबी बन सकें। नंबर 3, द स्टूडेंट शुड गेट vocational education according to their interests। छात्र को उसकी रुचि के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा मिले। पैराचेंज, अब हुआ क्या इसका, किसकी भेंट चढ़ गया? दिस प्लान कुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यह शिक्षा योजना ना तो लागू हो सकी, ना इस पर कोई कार्य किया जा सका। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, 37 में यह प्रेजेंट हुआ। अगली हेडिंग, सार्जेंट योजना, सार्जेंट प्लान 1944। सार्जेंट प्लान 1944, सार्जेंट योजना लिखिए। इन 1944 the education advisor to the government of India
Sir John Sargent presented an important and detailed plan on education, whose recommendations were as follows. 1944 ईस्वी में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा पर एक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत योजना प्रस्तुत की, जिसकी सिफारिशें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, elementary schools, middle and high schools should be established in the country. देश में प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय स्थापित किए जाएं। नंबर 2, Number 2, 6 years of education should be arranged for the age group of 11 to 17. ग्यारह से 17 वर्ष की आयु तक के लिए 6 वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। नंबर 3, ऊपर वाली पॉइंट लिखिएगा। कॉम्प्रिहेंसिव फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन should be arranged for boys and girls up to the age of 6 to 11 years. 6 से 11 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। नंबर 4, there will be 2 types of higher educations या हायर स्कूल्स। उच्च विद्यालय 2 प्रकार के हों। डैश नंबर 1, विद्या विषयक academic. There will be 2 types of higher schools. Number 1, academic विद्या विषयक। नंबर 2, टेक्निकल एंड वोकेशनल प्राविधिक और व्यावसायिक। उच्च विद्यालय 2 प्रकार के होंगे या हो। नंबर 1 विद्या विषयक, नंबर 2 प्राविधिक और व्यावसायिक। ये तो सार्जेंट शिक्षा योजना की बातें थी। अब आजादी के बाद पहली शिक्षा योजना जो आई वो थी राधाकृष्णन कमीशन और उनकी रिकमेंडेशंस। इसमें लिखिए राधाकृष्णन कमीशन 1948 to 49, राधाकृष्णन आयोग 1948 से 49। इसमें लिखिए द मेन रिकमेंडेशंस वर
मुख्य सिफारिशें थी। डैश नंबर 1, प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड बी ऑफ 12 ईयर्स। विश्वविद्यालय पूर्व शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। नंबर 2, उच्च शिक्षा के 3 उद्देश्य सामान्य शिक्षा, नैतिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए। 3 objectives of higher education: general education, moral education and professional education. तीसरा पॉइंट, नो नीड ऑफ ग्रेजुएशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। प्रशासनिक सेवाओं के लिए स्नातक की कोई आवश्यकता नहीं। और लास्ट पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट, देयर शुड बी अ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1953। एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होना चाहिए। फुल स्टॉप। इसकी स्थापना 1953 में की गई। Education should be included in concurrent list. शिक्षा को समवर्ती सूची में होना चाहिए। ये थे शिक्षा पर अंग्रेजी काल में जो प्रयास किए गए, वो और आजादी के बाद जो पहला प्रयास हुआ, उसके बाद आगे चल करके कोठारी कमीशन आया और भी शिक्षा के लिए आधुनिक काल में यानी स्वतंत्र भारत में योजनाएं प्रस्तुत की गई। तो बस इस क्लास में इतना ही। जय हिंद।